Good evening. So, back after the first section of gastroenterology. ठीक है? Let's start with the next two topics, right? So, आपका हो गया अब एमेटिक्स हो गया प्रोकाइनेटिक्स, ठीक है? अब हम दूसरे वाले पे आते हैं. So, first हम करेंगे drugs for peptic ulcer disease and then we'll do drugs for constipation and diarrhea, ठीक है? First one is relatively more important, थोड़ा conceptual है. Second one is I have given you the drugs, तो उसके बारे में थोड़ी थोड़ी details ही important है जो कि आती हैं, and that I've given everything in this PDF. So let's start with the first topic, which is drugs for peptic ulcer. Must know questions हैं जो drugs for peptic ulcer. So classify the drugs used for peptic ulcer. And mostly जो question अगर individual किसी group पे आता है, that is proton pump inhibitors, ठीक है? और कई बारी अल्सर प्रोटेक्टिव्स एंड मे बी H2 ब्लॉकर्स, ज्यादातर इन्हीं पे आता है. बट ओवरऑल प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स आर मोर इम्पोर्टेंट. फिर मैनेजमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर आ सकता है. अगेन यू हैव टू राइट द ड्रग्स यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर. सो यही सारी ड्रग्स जो हम करेंगे क्लासिफिकेशन में, यू विल राइट इन दैट वे, ठीक है? सो विच आर द ड्रग्स यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर. फिर लास्ट में ट्रीटमेंट ऑफ H. pylori इन्फेक्शन, ठीक है? सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. इज अल्सर्स एक्चुअली होते क्यों है बेसिकली आपकी बॉडी में? नाउ इन द जीआईटी देयर आर एग्रेसिव फैक्टर्स, ठीक है? कुछ होते हैं जैसे एसिड है, पेप्सिन है, एंड कईयों में H. pylori जो बैक्टीरिया है. सो ये अग्रेसिव फैक्टर्स हैं जो कि अल्सर को फॉर्म कराते हैं. और आपकी बॉडी में डिफेंसिव फैक्टर्स हैं इन द जीआईटी. सो लाइक म्यूकस लेयर है जो कवर करती है, बाइकार्बोनेट्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हेल्प करते हैं म्यूकस बनाने में, नाइट्रिक ऑक्साइड इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो, म्यूकोजल ब्लड फ्लो, ठीक है? सो ये सारी चीजें डिफेंसिव फैक्टर्स हैं. सो whenever there is an imbalance between them, so इसका मतलब है बैलेंस बिगड़ जाता है. सो अग्रेसिव फैक्टर्स बढ़ जाते हैं और डिफेंसिव फैक्टर्स आपके कम हो जाते हैं, ठीक है? दैट इज हाउ द अल्सर कैन रिजल्ट. सो दिस इज जस्ट एन इम्बैलेंस बिटवीन दिस. Now there are different types of ulcers. Gastric, peptic ulcer तो broader term है, divided into two: gastric ulcer, duodenal ulcer, depending on where it is present, ठीक है? तो जो स्टमक में है ये आपका गैस्ट्रिक अल्सर है, और ये ड्यूडेनम में ये आपका ड्यूडेनल अल्सर है. फिर एनएसएड इंड्यूस्ड अल्सर, व्हेन यू टेक अ लॉट ऑफ एनएसएड्स तो उसकी वजह से भी अल्सर होता है, उसको कहते हैं स्ट्रेस की वजह से, कईयों को अल्सर को स्ट्रेस अल्सर्स कहते हैं. बट ओवरऑल मैनेजमेंट यूजुअली इनकी सेम ही है सबकी. जैसे गैस्ट्रिक अल्सर का प्रोडोमिनेंटली इसलिए है कि इसमें डिफेंसिव फैक्टर्स आपके काफी कम हो जाते हैं. ड्यूडेनल अल्सर में देयर इज मोर ऑफ द एग्रेसिव फैक्टर्स लाइक एसिड सिक्रेशन ज्यादा है. सो बट दिस इज, यू डोंट हैव टू रिमेंबर, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट होता क्या है बेसिकली इनमें. नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट. ट्रीटमेंट मतलब है क्लासिफिकेशन. ट्रीटमेंट कह लो या क्लासिफिकेशन कह लो कि क्या क्या ड्रग्स अवेलेबल है, ठीक है? इससे पहले हम ये वाला जो डायग्राम है थोड़ा सा इसको डिटेल में करते हैं. अब ये आपके जो स्टमक में देयर आर सो मेनी सेल्स प्रेजेंट, ठीक है? हर एक सेल का डिफरेंट फंक्शन होता है. सो फॉर एग्जाम्पल जो आपके म्यूकोजल सेल्स है, अब म्यूकोजल सेल्स क्या करते हैं? ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और ये देखो म्यूकस ने एक आपकी प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म की है. तो एसिड जो है वो डायरेक्टली आपके जो सेल्स को टच नहीं करता, तो इसलिए वो डैमेज नहीं करता, प्रोटेक्टिव लेयर है ये. देन आपके पेराइटल सेल्स हैं. पेराइटल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली फॉर फॉर्मिंग दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है? देन वी हैव चीफ सेल्स जो कि पेप्सिन रिलीज करते हैं, एंटीरोक्रोमाफिन सेल्स हिस्टामीन वाले, ठीक है? देन जी सेल्स गैस्ट्रिन रिलीज करते हैं, डी सेल्स सोमैटोस्टिन. सो मेनी सेल्स आर प्रेजेंट. बट यहाँ पे जो हमने प्राइमरी कंसर्न हमारा बेसिकली है पेराइटल सेल्स में. सो पेराइटल सेल्स विच आर एक्चुअली कॉजिंग द रिलीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो एग्रेवेटिंग फैक्टर्स, स्पेशली अगर लॉट ऑफ अ पेशेंट इज हैविंग बहुत सारा एनाल्जेसिक ले रहा है, एनएसएड्स ले रहा है, तो उससे क्या बेसिकली करता है एनएसएड्स? वो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है. हमने कहा कि इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ द म्यूकस बैरियर, ठीक है? म्यूकोजल बैरियर. तो वो ही नहीं बनेगा अगर ये म्यूकोजल बैरियर, ठीक है? अगर ये म्यूकोजल बैरियर लेट्स से यहाँ पे, ठीक है, म्यूकोजल बैरियर अगर यहाँ पर नहीं रहा, तो देखो जो HCl है वो डायरेक्टली सेल्स के कांटेक्ट में आएगा, तो सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा, म्यूकोजा को डिस्ट्रॉय करेगा. दैट्स हाउ द अल्सर फॉर्म्स. दैट इज इंपॉर्टेंट. देन H. pylori अगर कईयों में, सो नॉर्मली यू विल सी दैट मेनी पीपल मे बी हार्बरिंग H. pylori, उनके अंदर होगा, बट हर एक में अल्सर डेवलप नहीं होता. सो इन सम पेशेंट्स वहां पे दे
leads to development of the ulcer. So when they do the testing, उसका हम swab लेते हैं, ये सॉरी वहाँ से हम कटिंग लेते हैं या वहाँ से हम सैंपल लेते हैं बेसिकली. जब हम एंडोस्कोपी करते हैं तो हम सैंपल लेते हैं वहाँ से एंड देन वी टेस्ट इट एंड वी सी दैट वहाँ पे एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, तो फिर आपको एच पाइलोरी ट्रीटमेंट करना पड़ता है. ठीक है. सो है क्या, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं and it can cause disease in about 10 to 20% of adult population. It can be there in many, but disease maybe just in 10 to 20% of population. So what do they do basically? They will split the urea into ammonia. ठीक है. जो अमोनिया है इनका ये काम होता है, ये यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं. अमोनिया इनके खुद के लिए तो अच्छा है बट हमारे सेल्स के लिए इतना अच्छा नहीं है. सो दे लाइक टू हैव अमोनिया विद फॉर देम बट वी कैन नॉट. सो दे मेक the mucosa, they damage the mucosa, बहुत ज्यादा ही alkaline करते हैं. That's also not good. So they damage the mucosa. That is one way. They also cause increase in the hydrochloric acid. ठीक है. कई बार ये back diffusion, H ions दोबारा वापस डिफ्यूज करते हैं तो सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उस तरीके से हमारा का डैमेज करते हैं. और तीसरा, दे इनहिबिट सर्टेन एंजाइम्स लाइक प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, और वो भी डैमेज करते हैं म्यूकोजा को. तो ये म्यूकोजल डैमेज भी करते हैं तो एच आयन सिक्रीशन को भी बढ़ाते हैं. तो दोनों तरीके से ये डैमेज करते हैं, इसलिए वो अल्सरेशन फॉर्म करते हैं. तो ये हमारे जो दो इंपॉर्टेंट एग्रेवेटिंग फैक्टर्स है, एक तो एसिड सिक्रीशन फॉर सम रीजन बॉडी में बढ़ा है, एंड सेकेंडली व्हेन यू यूजिंग सर्टेन थिंग्स लाइक ड्रग्स, और जब ये एच पाइलोरी इन्फेक्शन होता है किसी में, सो दैट कैन ऑल्सो लीड टू दिस अल्सर फॉर्मेशन. तो ये है पैथोफिजियोलॉजी की होती कैसे है. तो अब क्या है हमारे पास, what can you do now? See, there are so many things what can be done. See, जो HCl यहाँ पे जो एसिड ऑलरेडी सिक्रीटेड है, अब उसको क्या करें हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. जो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. तो हम कोई ऐसी चीज देंगे जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकती है, और एसिड को न्यूट्रलाइज कौन कर सकता है? बेस. तो हम फिर एंटासिड्स देंगे जो कि पीएच बढ़ा देंगे और इन एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे. सो वन ट्रीटमेंट ये है कि जो ऑलरेडी फॉर्म्ड एसिड है उसको न्यूट्रलाइज किया जाए. सेकेंड हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम एसिड की प्रोडक्शन को कम कर दें किसी तरह. सो उसके लिए हमारे पास H2 ब्लॉकर्स हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, और एंटीकोलिनर्जिक्स हैं. सो अभी इस जब हम ये करेंगे, आई विल टेल यू हाउ विल दे डिक्रीज द एसिड सिक्रीशन. बट यस, सो सेकंड जो हमारे पास टारगेट है, दैट इज टू रिड्यूस द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन. थर्ड चीज हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा म्यूकोजल बैरियर है उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. ठीक है. सो दैट कैन ऑल्सो बी डन अलोंग साइड. सो वी हैव म्यूकोजल प्रोटेक्टिव्स, ठीक है, विच विल हेल्प इन द म्यूकोजल फॉर्मेशन. देन फोर्थ इज, जब बैक्टीरिया एक बार हमारे पास, हमें पता लगा कि बैक्टीरिया इज प्रेजेंट, तो हमें बैक्टीरिया को वहां से निकालना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो बार बार वही प्रॉब्लम कर कर. तो हमारे उसके लिए हम एच पाइलोरी, स्पेसिफिकली एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स दिए जाएंगे. ठीक है. सो चार चीजें इंपॉर्टेंट है. एक, जो एसिड ऑलरेडी फॉर्म्ड है उसको न्यूट्रलाइज किया जाए. दूसरा, हम और एसिड ना बनने दें. तीसरा, हम जो म्यूकोजा है उसको और प्रोटेक्ट करें ताकि वो एसिड अंदर ही ना पाए, कांटेक्ट में ना पाए. चौथा, अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है एच पाइलोरी तो उसको ट्रीट किया जाए. ओनली गिविंग एंटासिड्स या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स विल नॉट बी ऑफ सफिशिएंट वैल्यू इन एच पाइलोरी, बिकॉज जब तक एच पाइलोरी वहां से निकलेगा नहीं तो पेशेंट को दोबारा दोबारा अल्सरेशन होंगे. तो इसलिए हमें ये चारों मोडालिटीज हम बेसिकली यहाँ फॉलो करते हैं. यही आपकी क्लासिफिकेशन है. और अगर आपको आ जाता है तो ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, उसमें आप यही चीजें लिखो. ठीक है. वो ज्यादा ड्रग्स, यही ड्रग्स हैं जो आप यूज करोगे. सबसे पहले आते हैं हम, द फर्स्ट थिंग दैट हाउ विल यू न्यूट्रलाइज. अब मैंने कहा कि न्यूट्रलाइज को क्या करना है, आपने एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको बेस देना है. ठीक है. दैट इज द थिंग. एंटासिड्स देने हैं. दैट मीन्स against the acid, antacid है. ठीक है. they antagonize the effect of the acid. So these are the basic substances which are neutralized. ये simple है, acid base आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. So when you give them, ये इनका असर 2 से 3 घंटे तक रहता है. तो आप खाने के बाद अगर 1 घंटे के बाद देंगे तो तब जो भी एसिड निकलेगा, बिकॉज ऑफ फूड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेट्स से स्टिमुलस फॉर रिलीज ऑफ एसिड. ठीक है. जो फूड हम खाते हैं उसके बाद एसिड रिलीज होता है. तो वो जब एसिड रिलीज होता है, अगर आप एंटासिड्स दोगे वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा, और न्यूट्रलाइज के 2-3 घंटे तक असर रहता है. तो नॉर्मली हमेशा हर मील के साथ हमें इसको लेना पड़ता है. Now, these antacids can be of 2 types, systemic and non-systemic. Systemic का मतलब होता है वो सिर्फ गट में, GIT या स्टमक में असर नहीं कर रहे, वो आपकी पूरी बॉडी में असर कर रहे हैं. सो वो एंटासिड जो एक्शन है वो पूरी बॉडी में है, तो उनको कहते हैं सिस्टेमिक इफेक्ट. दे आर एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी. नॉन सिस्टेमिक, दे आर
concentrated or they only act locally in the your stomach. That is the area. सो सिस्टेमिक एंटासिड्स में द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। हम बहुत जगह देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी गुड एंटासिड। बट द प्रॉब्लम होती है जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर आपको सिर्फ फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड देना है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट तो पूरी बॉडी में ही अपना काम करेगा। इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू सोडियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो चीजों में ब्रेक, ठीक है, बिकॉज व्हेन इट इज एक्टेड अपॉन बाय द एसिड। तो सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ना ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, ये क्या करती है, ये बिकॉज इट गोज इनटू द गैस्ट्रिक एरिया और एब्डोमिनल एरिया में ये अक्यूमुलेट होके ये ब्लोटिंग का पेन होती है, इनको बड़ा भारी भारी लगता है, डिस्टेंशन कॉज करती है, बेल्चिंग कॉज करती है, तो डिस्कम्फर्ट कॉज करती है, ठीक है। दूसरा जो सोडियम क्लोराइड है, अब सोडियम आयंस रिलीज हो रहे हैं, तो स्पेशली उन लोगों में जहां पे ऑलरेडी हाइपरटेंशन है, जिनको ऑलरेडी कार्डिक फेलियर है, ठीक है, या रीनल इश्यूज हैं, तो वहां पे हम इलेक्ट्रोलाइट्स फालतू में देंगे, अगर सोडियम देंगे तो सोडियम इज नॉट गुड फॉर दीज पेशेंट्स। सो वहां पे आप ये वाली नहीं दे सकते हो, ठीक है, ये दीज मेडिकेशंस आर नॉट फेवरेबल एंड दे इंक्रीज द सोडियम लोड इन द पेशेंट। सो देयरफॉर करंटली स्टेटस ये है कि सिस्टेमिक एंटासिड्स फॉर गैस्ट्रिक एंटासिड पर्पस, फॉर गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम सिस्टेमिक एंटासिड्स नहीं प्रेफर करते, बिकॉज यू डू नॉट वांट द एंटासिड इफेक्ट इन द होल बॉडी, आपको लोकल इफेक्ट चाहिए। सो व्हाई नॉट गिव द नॉन सिस्टेमिक वंस। सो सिस्टेमिक वंस वी आर नॉट गिविंग। और जो सिस्टेमिक सोडियम बाइकार्बोनेट के देखो और भी यूजेस हैं, अगर पूरी बॉडी से मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ठीक है, देन यू गिव। और हम करते हैं इसको, जैसे हम काइनेटिक्स में पढ़ते हैं कि आप पीएच, अगर एसिडिक ड्रग का पॉइजनिंग हो जाती है, हाउ टू रिमूव इट फ्रॉम द बॉडी, दैट व्हेन इट इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन यू मेक द यूरिन मोर अल्कलाइन, ठीक है। सो यू कैन गिव सोडियम बाइकार्बोनेट आईवी एंड इट मेक्स द यूरिन मोर अल्कलाइन एंड इट कैन बी इजिली एक्सक्रीटेड, ठीक है। सो फॉर द पॉइजनिंग ऑफ विद एसिडिक ड्रग्स यू कैन गिव दिस। तो इनके यूजेस लिटरली वहां पे हैं जहां पे सिस्टेमिक इफेक्ट चाहिए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एज अ टू रिमूव द एसिडिक ड्रग्स फ्रॉम द यूरिन। तो ये इनके यूजेस हैं, बट नॉट करेंटली यूज्ड फॉर द गैस्ट्रिक एसिडिटी। देन ये जो आपके नॉन सिस्टेमिक वंस हैं, दे आर प्रेफर्ड, ठीक है। तो इसमें मेनली यू हैव एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, ट्राइसिलिकेट, ये वाले सॉल्ट्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो अब जो एल्यूमिनियम सॉल्ट्स हैं, इनका मेन प्रॉब्लम है कि एल्यूमिनियम यूजुअली कॉजेज अ लॉट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। मैग्नीशियम सॉल्ट से इनका मेन प्रॉब्लम है डायरिया। तो अगर अकेले एल्यूमिनियम देंगे तो कॉन्स्टिपेशन आती है, मैग्नीशियम देते हैं तो डायरिया जाता है। तो हमने क्या किया, इनको कंबाइन कर दिया। सो वी हैव, जो आजकल जो प्रिपरेशंस मिलती हैं एंटासिड्स की, दे हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्यूमिनियम एज वेल एज द मैग्नीशियम सॉल्ट्स, एंड बोथ ऑफ दीज इफेक्ट्स गेट नलिफाइड, तो पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। सो इसलिए आजकल दोनों कॉम्बिनेशन में मिलते हैं। सो दिस इज द थिंग, सो दे आर यूज्ड हियर। देन कैल्शियम कार्बोनेट भी है हमारे पास, एक सेपरेट कंपाउंड। सो कैल्शियम कार्बोनेट यूजुअली देर आर प्रेपरेशंस, जैसे टैबलेट्स मिलती हैं, और राइट, दीज आर माउथ डिजोल्विंग टैबलेट्स, और वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती हैं। सो पेशेंट कैन टेक दैट ऑल्सो। सो देर इज दिस, इफ यू सर्च फॉर दिस टाइप टर्म्स आप करोगे, तो ये जो टैबलेट्स हैं इनमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। सो दे कैन ऑल्सो हेल्प इन न्यूट्रलाइजिंग द गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है। सो द ओन इशू इज लाइक टू मच मिल्क के साथ अगर आप इसको दोगे तो इसमें मिल्क एल्कली सिंड्रोम, बिकॉज मिल्क में भी कैल्शियम है, इनमें भी कैल्शियम है, सो इट कॉजेज मिल्क एल्कली सिंड्रोम। सो अवॉइडेड विद मिल्क। सो एनी प्रोडक्ट विच हैज अ लॉट ऑफ कैल्शियम उसमें, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम है, और कैल्शियम है बेसिकली, सो कैल्शियम कैन गेट डिपॉजिटेड, एंड अगर एक्सेसिव जो कंज्यूम करेगा इसको कैल्शियम कार्बोनेट को, सो देयर कैन बी चांस ऑफ रीनल स्टोन्स, बिकॉज कैल्शियम स्टोन्स ही होते हैं यूजुअली, सो इट कैन ऑल्सो लीड टू रीनल स्टोन्स, एंड ऑल्सो too much of it can lead to constipation, but yes, in moderate amounts nothing is going to happen. तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है इसके लिए। सो नॉन सिस्टेमिक एसिड्स, एंटासिड्स यूज करते हैं। सो एल्यूमिनियम सॉल्ट्स होते हैं, स्पेशली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं लाइक मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। एल्यूमिनियम causes constipation, magnesium causes diarrhea, so best is combine both of them, तो दोनों के इफेक्ट आपस में नलिफाई हो जाते हैं। That's how we use them. Another preparation we have calcium carbonate, ठीक है। So calcium carbonate is there, and this calcium carbonate का major क्या interaction है, especially with any product like milk and all, they can cause milk alkali syndrome.
So too much of this. So milk alkali syndrome में there is lot of calcium, excessive calcium is there, and that can lead to metabolic alkalosis. ठीक है, alkaline medium बढ़ जाता है. So, and major side effect with this is nephrolithiasis. So this is about the antacid, systemic and non-systemic. First group of drugs. Second group of drugs are the drugs which decrease the gastric acid secretion. Now, they are by far one of the most important drugs in the management of these ulcers. And इसमें आपके major 3 groups हैं. One is the drugs which decrease or which inhibit the H2 receptors. Number 2 are proton pump inhibitors. Number 3 are anticholinergics. तीनों की तीनों acid secretion decrease करती हैं. So यहाँ पे हम एक बनाते हैं, जैसे there is a, जो हमने कहा था parietal cell is the cell which is responsible for formation of hydrochloric acid. So अगर मैं एक parietal cell यहाँ बनाती हूँ, ठीक है, this is one of, let's say this is a parietal cell, ठीक है, और ये parietal cell है, और यहाँ पे इसका जो पंप है, जो हाँ जो हम काम करते हैं, कौन सा मेजर पंप होता है, हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase या प्रोटोन पंप जिसको कहते हैं. सो प्रोटोन पंप है यहाँ पे, ठीक है. सो प्रोटोन पंप का बेसिकली ये प्रोटोन पंप यूजुअली क्या करता है, अगर स्टमक है, H आयन सिक्रीट करता है, और इसके बदले में यहाँ पे पोटेशियम आता है, और सेंटर में आपके है ATPase, ठीक है, ATPase. सो दिस इज ATPase, हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase. और यहीं पे एक्सचेंज में एक और है यहाँ पे जो क्लोराइड रिलीज करता है, तो फिर H आयन्स एंड क्लोराइड आयन्स बनके HCl बनाते हैं. बट अब स्टिमुलस क्या हुआ, ये रिलीज कैसे हुआ, अब इस पैराइटल सेल में और भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. सो देर आर मोर रिसेप्टर्स प्रेजेंट. सो लेट्स से यहाँ पे एक रिसेप्टर है, देर इज अनदर रिसेप्टर हियर, ठीक है, एंड लेट्स मेक अनदर रिसेप्टर ओवर हियर, ठीक है. सो ये रिसेप्टर जो है आपका कोलिनर्जिक रिसेप्टर हो गया, ठीक है. ये रिसेप्टर हिस्टामिन का रिसेप्टर हो गया जो H2 है, ठीक है. और ये जो है इसको कहते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन रिसेप्टर. ये रिसेप्टर एक्चुअली गैस्ट्रिन का है. गैस्ट्रिन हमने पढ़ा थे ना, सेल्स जहां से गैस्ट्रिन रिलीज होता है, यूजुअली कब रिलीज होता है, जब पेशेंट और पर्सन ईट्स फूड, ठीक है, या स्मेल ऑफ फूड, या व्हेन ही ईट्स फूड, तो ये गैस्ट्रिन रिलीज होता है बॉडी में, ठीक है. सो द गैस्ट्रिन इज रिस्पॉन्सिबल. सो ये गैस्ट्रिन के लिए, ये also there is release of histamine, there is release of cholinergic activity. तो ये सारा कुछ होता है. So जब भी histamine bind करेगा, histamine binds to H2 receptors, ठीक है. Then what does it do? There is stimulation. These are all G protein coupled receptors. Gastrin also stimulates this, and cholinergic activity, that means acetylcholine, this is also going to stimulate. तो cholinergic activity बॉडी में बढ़ती है, तो ये मस्कुलिन रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, और ये भी आगे स्टिमुलस करता है. अब स्टिमुलस क्या होगा, बेसिकली अल्टीमेटली ये जाके ये तीनों के तीनों थ्रू देयर रिसेप्टर्स, जो भी इनका ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म है, अल्टीमेटली जाके ये कैल्शियम को रिलीज कराते हैं, और ये आगे कैल्शियम जाके इस पंप को स्टिमुलेट करता है. तो ये तीनों है स्टिमुलस, चाहे गैस्ट्रिन आए, चाहे हिस्टामिन आए, चाहे कोलिनर्जिक एक्टिविटी आए, कोई भी आ जाए, तो अल्टीमेटली इसने क्या करना है, जाके ये कैल्शियम को रिलीज कराना है, और बाद में स्टिमुलेट कराएगा ये कैल्शियम हाइड्रोजन पोटेशियम पंप को, एंड दिस विल कॉज द रिलीज ऑफ H आयंस एंड द पोटेशियम विल एंटर इनसाइड. सो दिस स्टिमुलेट्स द पंप. ना अब आप देखो, रैशनली अगर हम सोचे, अगर आपको H आयन सिक्रीशन कम करनी है, तो बेसिकली अगर आप इस चीज को, प्रोसेस को बंद कर दो, तो H आयन सिक्रीशन तो अपने आप कम हो जाएगी, बिकॉज वो H आयन को स्टिमुलस नहीं कर, स्टिमुलाई नहीं मिलेगा. तो या तो आप ये कम कर दो, या आप ये कम कर दो, या आप ये कम कर दो, तो तीनों के तीनों प्रोसेस कम करने से आपका ये वाला प्रोसेस सफर करेगा, ठीक है, कम हो जाएगा बेसिकली. सो इसीलिए अगर आप H2 ब्लॉकर देते हो, तो वो H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, तो हिस्टामिन रिलीज एक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये वाला प्रोसेस आगे बंद हो जाएगा. आप एंटीकोलिनर्जिक्स देते हो, तो ये वाला रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी.
अब गैस्ट्रिन वाला अभी तक हमारे पास कोई ऐसी ड्रग नहीं है कि जो गैस्ट्रिन कोलिसिस्टोकाइनिन रिसेप्टर्स पे इनहिबिट कर पाए, तो ये हमारा अभी तक ऐसा कोई ड्रग नहीं है। पर बाकी जो दो हैं, एंटी हिस्टामिनिक्स जो H2 ब्लॉकर्स है और एंटी कोलिनर्जिक्स, वो अवेलेबल है। तो दिस इज हाउ द H2 ब्लॉकर्स या एंटी कोलिनर्जिक्स आर गोइंग टू वर्क। सो दे आर गोइंग टू ब्लॉक दिस वन, एक अपना ये वाला पाथवे ब्लॉक करेगा और दूसरा ये वाला पाथवे ब्लॉक करेगा। बट देखने की बात ये है कि अगर आप H2 रिसेप्टर ब्लॉक कर देते हो तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर तो खुल रहा है वहां पे, तो अगर एस्टाइल कोलिन आएगा तो वो तो स्टिमुलेट करेगा। तो इसलिए H2 ब्लॉकर्स इतने स्ट्रॉन्ग एंटासिड्स नहीं है, बिकॉज वो अपना पाथ ब्लॉक करेंगे मगर बाकी वाले पाथ्स तो खुले हैं, तो वो वाले वहां पे एसिड सिक्रीशन हो सकते हैं, इसलिए दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मतलब HI डिक्रीजिंग वाले। ठीक है, सो दे कैन बी यूज फॉर माइल्ड केसेस एंड इवन सम मॉडरेट, बट सिवियर केस में ये असर नहीं कर पाते बिकॉज बाकी वाले पाथवेज आर एक्टिव। सो राइट, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, ये हमें समझना है। सो ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हो गए। सो दे आर कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स, हमने कहा, एट द H2 रिसेप्टर्स इन द पेराइटल सेल्स, राइट, एंड दे यूजुअली वर्क बेस्ट एट नाइट। और कहते हैं जो नॉक्टर्नल जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है रात को, इट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द हिस्टामिन सिक्रीशन, सो दैट्स व्हाई दे हैव बीन फाउंड टू बी मच बेटर एट नाइट। ठीक है, एज कम्पेयर टू द डे टाइम। दिन में तो खाना वाना होता है, तो रात को जिसको खाली पेट है या खाना नहीं खाया फिर भी एसिड, तो वो हिस्टामिन की वजह से हो सकता है। सो दैट इज व्हाई दे वर्क बेटर एट नाइट। सो विच आर दीज ड्रग्स? ये सारी ड्रग्स जो हैं ये हमारी डाइन वाली ड्रग्स हैं, और डीन और डाइन व्हाटएवर यू वांट टू से। सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, रोक्साटिडीन, ये न्यूअर है एक, लैफ्यूटिडीन। ठीक है, अब सिमेटिडीन करंटली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब इट इज नो लॉन्गर यूज्ड, सिमेटिडीन हम नहीं यूज करते। इसका मेजर प्रॉब्लम ये कॉज करती है, they could cross the blood-brain barrier also and hallucinations, etc. And it also had an anti-androgenic effect causing gynecomastia. It's not seen with the other drugs. Cimetidine के साथ mainly था ये। ठीक है, तो ये cimetidine के major side effects, ये जो हमने यहाँ बनाए। So major side effects, hallucinations, convulsions, gynecomastia. तो इस करके it is not much used. Now we have other better drugs available. Ranitidine is very potent drug. Famotidine is also very potent, and also it is very long acting drug also. So it is quite often used actually. ठीक है, सो ये आपकी ड्रग्स। सो व्हाट इज द क्वेश्चन यहाँ पे, कि आपको यूजुअली इसमें गैप रखना पड़ता है विद एंटासिड। सो लेट्स से पेशेंट को आपने ये वाली ड्रग प्रिस्क्राइब की, पेशेंट खुद से भी वो चम्मच से एंटासिड पी जा रहा है, अगर वो दोनों इकट्ठे लेगा तो क्या होगा, इसको बेसिकली एसिडिक पीएच चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, एसिडिटी होगी तभी, अगर कुछ एसिड होगा तभी ये काम करेगा। तो अगर आप पहले से ही न्यूट्रलाइज करके रखोगे तो फिर इसका कोई काम ही नहीं कर सकता ये। तो इसीलिए हमें एंटासिड्स और इन ड्रग्स में गैप रखना पड़ता है। सो पेशेंट को हमें कहना पड़ता है कि एटलीस्ट 2 आवर्स का गैप देना चाहिए। तो एंटासिड साथ साथ में नहीं देने, अदरवाइज वो इसका इफेक्ट नलिफाई करेंगे, इसको काम नहीं करने देंगे। ठीक है, सो कहाँ यूज करते हैं, जितने भी अल्सर्स हैं, चाहे वो पेप्टिक अल्सर है, नॉन अल्सर, अभी अल्सर हुआ नहीं है, अभी सिर्फ डिस्पेप्सिया है, डिस्कम्फर्ट है, तो वहां पे इसको यूज कर सकते हैं, बेटर है वहां पे। अगर अल्सर हो जाता है तो वहां पे आपके प्रोटोन पंप आर मोर इफेक्टिव। बट अगर अभी नहीं हुआ है अल्सरेशन और इनिशियल, जैसे हम कहते हैं ना एसिडिटी है, बर्निंग सेंसेशन, तो एंटासिड सिंपल ये वाले H2 ब्लॉकर्स लो, दे आर मोर देन सफिशिएंट। ब्लीडिंग में कई बारी, स्ट्रेस अल्सर्स में वहां पे यूज किए जा सकते हैं, गर्ड में कर सकते हैं, एस्पिरेशन निमोनिया। एस्पिरेशन है कि पेशेंट को यूजली, पेशेंट ने कुछ एस्पिरेट कर लिया, ठीक है, तो उसकी वजह से जो कंटेंट्स चले गए वहां पे, तो उसकी वजह से, सो दीज कैन बी यूज्ड इन दीज कंडीशंस। बट रिमेंबर मैकेनिज्म ये है कि ये एक कौन सा पाथ ब्लॉक करता है, H2 पाथ, बिकॉज H2 रिसेप्टर व्हेन दे गेट स्टिमुलेटेड दे लीड टू secretion or stimulate the release of H ions from the hydrogen potassium pump, right? तो ये हो गया आपका H2 receptor blockers. Coming to the important which is your proton pump inhibitors. हम इसी डायग्राम पे दोबारा आते हैं। अब देखो, अब हमने ये 3 रास्ते थे जो हमने ब्लॉक कर दिए। अब आप सोचो, इमेजिन करो कि ये एक फैक्ट्री में जो मशीन चल रही है, ठीक है, फैक्ट्री में मशीन चल रही है और मशीन अपना जो भी है प्रोडक्ट बना रही है, और ये जो बाकी 3 है, गैस्ट्रिन, H और M3, ये अपने अपने माल लेके आ रहे हैं 3 जगहों से, तो वो मशीन अपना काम कर रही है। आप एक पाथ ब्लॉक कर दो, जैसे हमने H2 ब्लॉकर दे दिया, तो बाकी 2 जगह से माल आ रहा है और फैक्ट्री में काम चल रहा है। आप
M3 वाला ब्लॉक कर दो तो बाकी दो जगह से फिर माल आएगा, फिर फैक्ट्री चलती रहेगी, तो ज्यादा ज्यादा नुकसान नहीं होगा। हाँ, प्रोडक्शन कम हो जाएगी, पर ऐसा नहीं कि बंद नहीं होगी। मगर अगर आप सोचो कि आप इस मशीन को ही बंद कर दो, तो माल तो आता रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसने मशीन ने माल उठाना ही नहीं है, मशीन को हमने ताला लगा दिया है। ठीक है, तो यही काम करती है आपकी प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटोन पंप इस मशीन को ही ब्लॉक कर देते हैं। तो चाहे आप H2 रिसेप्टर स्टिमुलेट करो, चाहे आप M3 रिसेप्टर स्टिमुलेट करो, चाहे गैस्ट्रिन वाला आ जाए, तो जितने भी अपने माल लेके आ जाएं वो अल्टीमेटली मशीन उठाने नहीं है, तो इसीलिए प्रोटोन पंप ब्लॉक हो गया। सो दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट drugs or the most effective drugs to decrease the gastric acid secretion because they will completely decrease the production of the H ions. ठीक है, so that's why they are so effective because ये प्रोटोन पंप ही ब्लॉक कर देंगे। So let's do what are these proton pump inhibitors and important चीजें क्या है। So they are given usually as enteric coated tablets. So अगर हमने देखा अगर प्रोटोन पंप आप सीधा दे दोगे टैबलेट्स में, तो वो नॉर्मली गैस्ट्रिक एसिड जो है उसको डिसॉल्व कर देता था, खराब, तो इसलिए हम कोट करके देते हैं उसको आसपास। ठीक है, हम एक ऐसी टैबलेट देते हैं और उसके पास एक एंटेरिक कोटेड से बना देते हैं, वो धीरे धीरे वो कोटिंग वो गैस्ट्रिक एसिड से एस्केप कर जाएगी। अगर वो डिस्ट्रॉय होगी ना स्टमक में, तो वो आगे जा अपना काम ही नहीं कर पाएगी, फायदा क्या हुआ। तो वो गैस्ट्रिक एसिड से वो एस्केप कर सकती है एंड देन इट कैन प्रोड्यूस इट्स एक्शन। So they are given as enteric coated tablets. ना ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अब कई एग्जामिनर्स पूछते हैं, अब जो ये आपने प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स दिए, डू यू थिंक ये सिस्टेमिक इफेक्ट है कि लोकल इफेक्ट है। ठीक है, अब देखो आपने टैबलेट दे दिया, ठीक है, ये आपका जीआई स्टमक में चला गया, पैराइटल सेल तो इधर ही है, अगर ये डायरेक्टली यहां से यहां पे एक्ट करे तो इसको कहेंगे लोकल इफेक्ट, क्योंकि ये ब्लड के अंदर नहीं जा रहा, ये सीधा ही अपने स्टमक के अंदर एक्शन कर रहा है। बट ये ऐसा नहीं करता, ये छोटा रास्ता शॉर्टकट नहीं लेता, ये लॉन्ग रूट लेता है। तो पहले ये जाके स्टमक से इंटेस्टाइन में जाके पहले ये ब्लड से एब्जॉर्ब, पहले वो ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, फिर वो ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते करते इधर उल्टे तरफ से पैराइटल सेल के अंदर आता है, तो ये लॉन्ग रूट लेता है। So because it gets absorbed in the systemic circulation to produce the effect, so this is not a local effect, it is a systemic effect. ठीक है, so ये systemic action है, local action नहीं है। local action तब होता अगर ये directly ऐसे act करता। so यहाँ पे ये parietal cells के through यहाँ पे act करता है। so they get absorbed first from the small intestine and then they enter the parietal cell. अब ये parietal cell के अंदर जाते हैं, वहां पे pH होता है acidic, और दीज ड्रग्स आर प्रो ड्रग्स। ठीक है, जितने भी प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स हैं ये प्रो ड्रग्स हैं, और ये पैराइटल सेल के अंदर जाके दे गेट एक्टिवेटेड इनटू अ सल्फिनामाइड कैटायन। ये जो कैटायन है ये ब्लॉक करती है प्रोटोन पंप को। ठीक है, सो H2 ब्लॉकर्स जो ये प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, फर्स्ट दे कैन कन्वर्ट इट इनटू एन एक्टिव फॉर्म और विच इज अ सल्फिनामाइड कैटायन इनसाइड द cell, and they need an acidic pH for this. ठीक है, and once this cation is formed, it will combine with the proton pump and it will inactivate. और ये जो प्रोटोन पंप के साथ कंबाइन करते हैं ये चिपक इन इरिवर्सिबली बाइंड कर देते हैं, मतलब उसको अगर एक बार एक मशीन को उसने खराब कर दिया, वो मशीन दोबारा नहीं चल पाएगी, आपको न्यू मशीन लानी पड़ेगी अपना काम चलाने के लिए। ठीक है, सो इट इरिवर्सिबली इनहिबिट्स दिस प्रोटोन पंप, इनएक्टिवेट्स इट, सो दैट प्रोटोन पंप इज नॉट गोइंग टू वर्क। जब तक न्यू प्रोटोन पंप सिंथेसाइज नहीं होते इनका एक्शन रहेगा, इसलिए बहुत लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। आप हमेशा हम अर्ली मॉर्निंग देते हैं एम्प्टी स्टमक, और यूजुअली आप इसको नेक्स्ट डे रिपीट करते हो। वेरी रेयरली अगर आपको कई पेशेंट्स में दिया जाता है कि रात को, बहुत लेट रात को, मे बी आफ्टर 18-20 आवर्स तो आराम से निकल जाते हैं। ठीक है, इसकी नॉर्मली डोज यही है कि वंस डेली डोज 1 आवर बिफोर ब्रेकफास्ट ऐसे देनी है। दैट इज वाई बिकॉज ऑफ इट्स इरिवर्सिबल एक्शन। और ये इरिवर्सिबल एक्शन, ये इसकी हाफ लाइफ सिर्फ 2 घंटे है, बट ये लॉन्ग एक्टिंग इसलिए है क्योंकि जो प्रोटोन पंप एक बार जिसको इन्होंने अटैक कर दिया वो गया। ठीक है, वो दोबारा से नहीं होगा। तो जो नया प्रोटोन पंप सिंथेसाइज होगा उसको टाइम लगता है, उसको वही 18 घंटे 20 घंटे लगेंगे न्यू प्रोटोन पंप बनने में, इसलिए इनका एक्शन इतना लॉन्ग एक्टिंग है। सो ये आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे नीड टू बी गिवन 1 आवर बिफोर ब्रेकफास्ट। क्या होगा अगर आप 1 आवर बिफोर ब्रेकफास्ट नहीं दोगे, पहले ही दे दोगे, खाने के साथ ही दे दोगे,
तो ये जो हमने जर्नी की है ना, इससे पहले यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, ये पूरी जर्नी में इसको आपने इसका देखो, जो एसिड है वो आपने इसकी सिंथेसिस रोकनी है, ठीक है। अब सिंथेसिस रोकनी है, दैट इज द, इसका जॉब यही है, वो मशीन को रोकता है, सिंथेसिस रोकता है, तो न्यू प्रोडक्ट बनने नहीं देता। बट जो ऑलरेडी प्रोडक्ट चला गया बन के, उसको वो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो अगर एसिड रिलीज हो गया, उस पे ये कुछ नहीं करा, उसके लिए आपको एंटासिड ही देना पड़ेगा, बट इट इज गोइंग टू ओनली इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एसिड। तो अगर पेशेंट ने, लेट्स से पेशेंट 9 बजे नाश्ता करता है और पेशेंट उसको 8:45 पे लेता है ये दवाई, तो 8:45 तक हो सकता है ये दवाई यहीं तक पहुंची हो, ठीक है। तो पेशेंट ने खाना खा लिया साथ में, और पेशेंट का एसिड रिलीज हो गया क्योंकि उसने खाना खा लिया। अब वो जो एसिड रिलीज, उसको फिर से पेन होगी, उसको दवाई का असर ही नहीं आएगा। तो इसलिए पेशेंट को कहा जाता है एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर, क्योंकि तब तक ये यहाँ पे पहुंच के ये इस पंप को ब्लॉक कर देगा, फिर आप खाना खाओ, फिर वो एसिड रिलीज ही नहीं होगा। दैट इज वाई यू टेल द पेशेंट टू वेट फॉर एटलीस्ट 1 आवर, ठीक है। अगर 15 मिनट क्या, अगर लेट्स से उसको आधा घंटा वेट किया सिर्फ, हो सकता है वो अभी ब्लड में इधर ही पहुंचा, आगे पहुंचे ही ना। सो दिस इज वाई यू हैव टू गिव एटलीस्ट मिनिमम 1 आवर गैप, ताकि वो अपनी जगह पहुंच के, टारगेट पे पहुंच के अपनी जगह पहुंच तो जाए और रास्ता कवर करके पहुंच जाए, और देन इट विल स्टॉप दी this proton pump from action, because once the acid is formed, then it cannot do anything, it will only stop the synthesis of the new acid, ठीक है। सो ये इसका कॉन्सेप्ट है, which is again very very important. ओके, सो नेक्स्ट ड्रग जो है हमारी, वो हमने एंटीकोलिनर्जिक्स है। ये मैंने आपको बोला कि ये जो दूसरा रास्ता था जहां से आ रहे थे, जो मस्करिन रिसेप्टर वाला, ये वो वाला रिसेप्टर ब्लॉक करती हैं। तो करंटली ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हम नहीं देते, हमारे पास H2 ब्लॉकर्स और वो बेटर है, बट यस फॉर क्लासिफिकेशन आप कह दो कि दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड। सो ये हो गया आपका नंबर 1, हमने न्यूट्रलाइज कर दिया एसिड को। नंबर 2, हमने एसिड की सिंथेसिस कम कर दी। तीसरा है, आप साथ में ऐसी ड्रग्स दो जो कि म्यूकोजल प्रोटेक्ट, आप एसिड भी एक तरफ एसिड कम करो और दूसरी तरफ आप साथ में ये वाली ड्रग्स दो जो म्यूकोजा को भी प्रोटेक्ट करे, तो अच्छा डबल काम हो गया, दैट इज गुड फॉर द पेशेंट। तो उसमें आपके पास कौन सी ड्रग्स हैं? फॉर एग्जाम्पल वी हैव वन इज सुक्रालफेट। अब सुक्रालफेट का क्या काम होता है? सुक्रालफेट आपने दी तो ये ऐसे अलग 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 ऐसे मिलती है, ठीक है, और फिर ये जाती है आपकी स्टमक में। स्टमक में गई, और स्टमक में जब पीएच, अगेन पीएच शुड बी लो, <4, ये आपस में कंबाइन कर जाती है, ऐसे कंबाइन करके पॉलीमराइज होगी, सो इट फॉर्म्स अ जेल। सो ये डिफरेंट डिफरेंट उसके मॉलिक्यूल्स हैं, ये इकट्ठे आ जाएंगे और एक जेल जैसा फॉर्म करेंगे, ठीक है। आप लगा लो, आपने एक जेल लगाई है, एक जहां पे चोट लगी है, चोट के ऊपर आपने एक जेल लगा दी है, तो ये कवर कर लेते हैं। ये नीचे यहाँ पे ये अल्सर है, इसके ऊपर इसने जेल से कवरिंग कर ली। तो क्या करते हैं ये, जब एसिड रिलीज होगा, एसिड अल्सर के टच में नहीं आएगा, तो बिकॉज वो अल्सर के टच में नहीं आएगा, पेन नहीं होगी। सो दैट इज द इम्प्रूवमेंट। सो दे प्रोटेक्ट द अल्सर फ्रॉम कमिंग डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद एनी काइंड ऑफ फूड पार्टिकल या एसिड या बाइल, कुछ भी। Also, they help in synthesis of prostaglandin secretion and bicarbonate, तो वो और mucus production improve करता है, ठीक है, and helps in repair of mucosa. तो ये important points है sucralfate के, so that's why they're called as mucosal protectives, ठीक है। Again, you should take it थोड़ा पहले, 1 घंटा पहले लो, ताकि वो एक अपना पहले वो जेल बैरियर फॉर्म कर दे, तो जब पेशेंट खाना खाए, एचआईन रिलीज हो, तो क्या होगा, वो उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, ठीक है। कई बार आपने ऑलरेडी भी दिया होता है, जैसे प्रोटोन पंप इनहिबिटर मॉर्निंग में दिया, इसको खाने से पहले दे दो, दोनों चीजें कर सकते हैं साथ में, ठीक है, दैट कैन बी डन। अगेन इसको एंटासिड्स के साथ नहीं देना चाहिए। सो एंटासिड्स आपको ना H2 ब्लॉकर के साथ देने, ना प्रोटोन पंप इनहिबिटर के साथ देने, ना इसके साथ देने, बिकॉज इन सबको एसिडिक पीएच चाहिए, तो इनको 2 घंटे 3 घंटे तक का एक्शन चाहिए। सो डू नॉट गिव इट अलोंग विथ दिस। सो दे कैन बी यूज इन पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, स्ट्रेस अल्सर, कहीं में भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड जो है म्यूकोजल प्रोटेक्टिव, हमारे पास है कोलोइडल बिस्मथ सब्सट्रेट। सेम मैकेनिज्म है, बट ये H पाइलोरी में भी बहुत इफेक्टिव है, बिकॉज ये एक्चुअली H पाइलोरी को वहां से खींच के बाहर निकाल सकते हैं। तो दे आर वेरी, जब H पाइलोरी आप करोगे ट्रीटमेंट, हमने जो आगे की है उसमें कोलोइडल बिस्मथ सब्सट्रेट, स्पेशली जो क्वाड्रुपल थेरेपी 4 ड्रग्स में, उसमें हम ये देते हैं, तो ये H पाइलोरी बैक्टीरिया को ही निकाल देती है वहां से, इट इज दैट इफेक्टिव इन H पाइलोरी इन्फेक्शंस।
द ओनली थिंग इज दैट पेशेंट के स्टूल, टंग, ये सारे ना काले काले से रहते हैं, ब्लैक। सो पेशेंट को पहले से बता देना चाहिए कि ऐसे होगा, बिकॉज कई बार पेशेंट डर जाता है कि स्टूल्स ब्लैक आ गए, क्या प्रॉब्लम है। सो इन्फॉर्म द पेशेंट दैट इट कैन टर्न योर स्टूल ब्लैक, इट कैन टर्न योर टंग ब्लैक। तो पेशेंट को ये साइड इफेक्ट आते हैं। सो दैट इज दिस प्रॉब्लम विद कोलॉइडल बिस्मथ सबसेट्रेट। देन म्यूकोजल प्रोटेक्टिव में प्रोस्टाग्लैंडिन्स ही दे दो। जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स काम ही कर रहे हैं फॉर फॉर्मिंग द म्यूकोजा, व्हाई डोंट यू गिव प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग व्हिच विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ म्यूकोजा, सो दैट यू कैन गिव। सो कौन कौन से प्रोस्टाग्लैंडिन्स एनालॉग्स हैं? तो ये EP3 इनके रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। सो दीज रिसेप्टर्स जो हमने एच आयन पैराइटल सेल किया था, पैराइटल सेल पे भी यहाँ पे, इफ आई टेल यू हियर ओनली इन दिस वन, सो देयर इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ यहाँ पे EP3 रिसेप्टर भी होते हैं। सो ठीक है, EP3 रिसेप्टर्स भी होते हैं जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स के रिसेप्टर्स होते हैं। एंड दे कैन ऑल्सो वर्क टू इनहिबिट द एसिड प्रोडक्शन, बहुत हाई डोज में। बट अदरवाइज इनका मेन रोल क्या है? दे प्रमोट द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट सिक्रीशन एंड दे ऑल्सो इंक्रीज द ब्लड फ्लो। जितना ब्लड फ्लो बढ़ेगा उतना ही प्रोडक्शन ऑफ दिस विल इंप्रूव एंड इट विल मोर प्रोटेक्शन ज्यादा रहेगी। सो कौन कौन सी ड्रग्स है आपकी? मीजोप्रोस्टॉल, ठीक है। सो ये other uses of misoprostol, ये पहले भी हम कर चुके हैं। They are just to tell you there are other uses of misoprostol for PDA, if अगर आपको ductus arteriosus खुला रखना है, ठीक है, for this and labor induction। apart from this then we have prostaglandin E2, ये E1 वाले हैं और ये E2 वाले हैं। this is a newer drug which is called as ribapamide और ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन को स्टिमुलेट करती है। सो ऑल ऑफ देम आर यूज्ड फॉर यही दो यूजेस मोस्टली हर एक में आएंगे। अल्सर, गैस्ट्राइटिस, स्ट्रेस अल्सर हो गया, ये हो गया, सो हम यही यूज करते हैं। सो ये आपके प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। सो दीज आर ऑल योर म्यूकोजल प्रोटेक्टिव्स। कौन से हो गए म्यूकोजल प्रोटेक्टिव्स? वी हैव सुक्राल्फेट, वी हैव कोलॉइडल बिस्मथ सबसेट्रेट एंड वी हैव प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, ठीक है। सो म्यूकोजल आपकी म्यूकोजल कवर भी ठीक हो गई। अब लेट्स से पेशेंट में हमें डायग्नोज हुआ है कि H पाइलोरी इन्फेक्शन है, तो अकेले ये वाली ड्रग्स देने से काम नहीं चलेगा। अब आपको एंटी माइक्रोबियल्स भी साथ में देनी पड़ेगी जो इस बैक्टीरिया को हटा सके, वहां से बैक्टीरिया को इरेडिकेट कर सके। सो H पाइलोरी, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू बिफोर, इट इज अ ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, इट कैन अटैच टू द सर्फेस ऑफ द स्टमक एंड हमने कहा कि अमोनिया प्रोड्यूस करता है। उसके लिए तो अच्छा है अमोनिया प्रोड्यूस करना फॉर इट्स सेल्फ ग्रोथ, बट हमारे सेल्स के लिए अमोनिया अच्छा नहीं है। फिर ये H आयंस को इंक्रीज करता है इनकी प्रोडक्शन एंड वापस ये सेल्स में आके और डैमेज कॉज करते हैं। और अगर H पाइलोरी ट्रीट नहीं हुआ, ये आगे जाके गैस्ट्राइटिस और बढ़ा देंगे और पेशेंट को कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। सो वी नीड टू ट्रीट H पाइलोरी इन्फेक्शन। सो एम ऑफ द ट्रीटमेंट जब भी हम H पाइलोरी इन्फेक्शन करते हैं तो हमारा pH यूजुअली 5 से ज्यादा ही रहना चाहिए फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ मतलब आवर्स इन द डे, बिकॉज ये बैक्टीरिया फिर इतना अच्छे से काम, अगर एसिडिक pH रहेगा तो ये बहुत अच्छे से थ्राइव करता है, अगर pH ज्यादा रहेगा 5 से तो ये इतना अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो इसलिए हमारा यही एम होता है सारी ड्रग्स देके, ताकि हम pH जितना ज्यादा रख सके उतना ही अच्छा है, ताकि हम इसको ग्रो ना होने दें। तो हमारे पास 2 टाइप्स की थेरेपी होती है, ट्रिपल एंड क्वाड्रुपल। ट्रिपल मतलब 3 ड्रग्स, क्वाड्रुपल मतलब 4 ड्रग्स। शुरू हम हमेशा ट्रिपल ड्रग थेरेपी से ही करते हैं। तो उसमें आपका हम कैल, आप ऐसे याद रख सकते हो, CAL इज द ट्रिपल ड्रग थेरेपी। और कैल में है क्लैरिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन, तो 2 एंटी माइक्रोबियल्स है और एक आपका प्रोटोन पंप इनहिबिटर है। यू गिव देम ट्वाइस डेली फॉर 2 वीक्स, 14 डेज तक हम देते हैं। यू अगेन रीचेक, ठीक है। अगर आप H पाइलोरी पेशेंट के सिम्टम्स ठीक हो गए, H पाइलोरी चला गया, इट इज फाइन, पर लेट्स से अभी प्रॉपरली इरेडिकेट नहीं हुआ है तो क्या करोगे? आप फिर क्वाड्रुपल दोगे आफ्टर 2 वीक। अगर नहीं हुआ क्वाड्रुपल में आप ये वाली रेजिम्स फॉलो करो। तो उसमें हमने कहा था कोलॉइडल ऐड कर दो, उसमें आप PPI तो रखोगे ही रखोगे, एंड देन उसमें वी हैव 2 डिफरेंट एंटी माइक्रोबियल्स, टेट्रासाइक्लिन, मेट्रोनिडाजोल, तो ये वाली हम ऐड कर देते हैं। सो कॉम्ट की तरह हम इसको COMT निमोनिक है इसका और कैल निमोनिक है उसका, ठीक है। सो ये आप क्या हो गया? H पाइलोरी इन्फेक्शंस, ठीक है। सो ये आप अभी तक हमने यही ड्रग्स करनी है। अगर हमने पेप्टिक अल्सर का ट्रीटमेंट बताना है तो हमारे पास नंबर 1 वाज द न्यूट्रलाइजिंग वन, जो एंटासिड्स होती हैं। नंबर 2 जो एसिड प्रोडक्शन कम करती हैं। नंबर 3 म्यूकोजल प्रोटेक्टिव्स होती हैं। एंड नंबर 4 कौन सी ड्रग्स हमारे पास? जो कि H पाइलोरी को इरेडिकेट करने में काम आएंगी। यही 4 ड्रग्स आपने, चाहे पेप्टिक अल्सर का ट्रीटमेंट हो,
एंड GERD में भी आपने प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स यूजुअली देने, आई विल आगे मैंने बताया क्या क्या देने, बट पेप्टिक अल्सर का ट्रीटमेंट हो, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स फॉर दिस, एवरीथिंग इज द सेम, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स सेम, नथिंग मोर इज आस्क्ड फ्रॉम दिस। ओके, लास्ट में बताया गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, इसका अगर मैनेजमेंट आता है, तो दिस इज रिफ्लक्स, रिफ्लक्स मींस वापस ऊपर की तरफ रिफ्लक्स होना। नॉर्मली खाना कैसे हम जब खाते हैं तो क्या होता है, खाना खाओगे, फूड पाइप ईसोफेगस में जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, ऐसे होता है। क्यों? क्योंकि जब ईसोफेगस से स्टमक में जाता है, इसके बीच में एक होता है ये लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, तो जब ये चला जाता है स्टमक में, ये अपने आप बंद हो जाता है। पर कई लोगों में ये बंद नहीं हो पाता, ये जो ईसोफेजिंग स्फिंक्टर है ये ढीला ढाला पड़ जाता है, इट लूजेस इट्स टोन, सो देयरफॉर इट डजंट ओपन क्लोज प्रॉपरली। तो पेश क्या होता है, खाना जाता है इधर जैसे गया, फिर ये एसिड के साथ मिक्स हो गया स्टमक में और वापस ऊपर ईसोफेगस में आ गया, तो ईसोफेगस में वो एसिड के साथ मिक्स होके आएगा, तो पेशेंट को बड़ी जलन होती है, कहते हैं ना हार्ट बर्न हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस, इरेक्टेशंस, खट्टे डकार आ रहे हैं हमको, ऐसे हो रहा है, डिस्कम्फर्ट है, ब्लोटिंग है, बिकॉज ऑफ दिस ओनली द फूड इज कमिंग बैक इनटू द इसोफेगस एंड इट इज नाउ मिक्स्ड विद एसिड, सो दैट इज व्हाई इट कॉजिंग। और कंटिन्यूअसली ऐसे होता रहा तो इसोफेगस साइड पे क्या होगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसोफेजाइटिस है तो यहाँ पे भी अल्सरेशन एंड ऑल दिस, इट कैन लीड टू दैट प्रॉब्लम, तो यू हैव टू ट्रीट दिस, अदरवाइज वो इसोफेगस को बार बार खराब करता रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। सो हम पहले कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स करते हैं, ठीक है, पेशेंट को बोलते हैं कि आप ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करो, अपनी डाइट को इम्प्रूव करो, डाइट में जैसे हम मिर्च कम खाओ, चॉकलेट्स आर नोन टू एक्चुअली डैमेज दिस एलईएस स्टोन, वो ढीला कर देते हैं, तो उस वो कम करो, फैट कम खाओ, अल्कोहल, स्मोकिंग, ऑल दीज बिकॉज दे ऑल टेंड टू डिक्रीज द एलईएस स्टोन, सो यू कैन अवॉइड सच फूड। ठीक है, हॉर्मोन्स कईयों में होता है, जो प्रोजेस्टेरॉन होता है दैट कैन डिक्रीज द एलईएस स्टोन, ड्रग्स होती हैं कुछ विच कैन डिक्रीज द डिले गैस्ट्रिक एम्पटिंग एंड डिले द टोन एंड ऑल, सो ये सारे कॉजेटिव चीजें हैं। कई बारी जैसे हम डाइटरी मॉडिफिकेशंस तो कर पाते हैं, पर ड्रग्स जो कहीं ले रहे हैं तो उसके साथ वो कहते हैं पॉसिबल नहीं है, ड्रग्स तो लेनी है, तो क्या करें, देन वी स्टार्ट गिविंग अदर ट्रीटमेंट अलोंग साइड। ठीक है, सो ये तो हो गया नॉन नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स दैट यू हैव टू अवॉइड वट एवर एग्रीवेटिंग फैक्टर है। ऑल्सो कई बार हम पेशेंट को कहते हैं कि बहुत भर भर के खाना मत खाओ, स्मॉल स्मॉल मील्स खाओ ताकि वो ऊपर रिफ्लक्स ना हो। खाना खाने के बाद इमीडिएटली लेटो मत, वॉक फॉर अबाउट 30-40 मिनट्स 1 आवर, तो खाना थोड़ा नीचे चला जाएगा। ठीक है, अगर वो ऊपर ही रहेगा, पास हो गया, वो वापस ऊपर रिगर्जिटेट। कईयों को हम कहते हैं जब आप सोते हैं तो पॉस्चर एक पिलोज मिलते हैं, थोड़ा सा अपना हेड एंड एलिवेट रखें ताकि खाना नीचे की तरफ जाए, ग्रेविटी से ऊपर की तरफ ना आए। सो दीज आर डिफरेंट नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स दैट वी टेल द पेशेंट। अब ट्रीटमेंट के लिए आप क्या दोगे, सिंपल है, एसिडिटी है पेशेंट के, वो खाना मिक्स हो रहा है तो आप एंटासिड दे दोगे ताकि वो जो मिक्स हो रहा है उसके एसिड कम हो जाए। दूसरा, आप बेस्ट है हमारे पास एसिड प्रोडक्शन कम करनी है तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स है, स्पेशली जहाँ पे गेस्ट्राइटिस हो रहा है या इसोफेजाइटिस हो रहा है, इरोजन्स हो रही हैं, वहां पे हम प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स यूज करेंगे। और वी कैन यूज H2 ब्लॉकर्स जहाँ पे अभी इरोजन शुरू नहीं हुई है, अभी माइल्ड ही है, हार्टबर्न हल्का सा है, तो ये वाले एंटासिड्स और ये H2 ब्लॉकर्स देके काम चला सकते हो। पर जहाँ पे इरोजन्स शुरू हो जाती हैं वहां पे प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स हमेशा बेटर रहते हैं। ये अभी आपने चैप्टर में पढ़ा होगा प्रोकाइनेटिक्स। ठीक है, प्रोकाइनेटिक्स का बेसिकली काम क्या है, नीचे नीचे की तरफ दे आर गोइंग टू एक्चुअली मूव फूड डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो ग्रेविटी से ये नीचे खाने को लेके जाएंगे, ऊपर नहीं आएगा, तो दैट इज द रोल ऑफ प्रोकाइनेटिक्स, दे इंक्रीज द पेरिस्टाल्सिस, सो दे विल इंक्रीज द मूवमेंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जैसे ये मीटोक्लोप्रामाइड है, इसका एडिशनल एक्शन ये भी है, इट डिक्रीजेस द एलईएस टोन, और ये खाने को नीचे की तरफ जो है प्रोकाइनेटिक्स नीचे की तरफ पुश करते हैं ताकि ऊपर रिफ्लक्स ना हो। तो दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। सो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म हो गया। एनी डाउट इन दिस, बिकॉज यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपको इजिली समझ आ जाएगा। ठीक है प्रणव, इज इट ओके, एनी डाउट इन दिस? होना नहीं चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन विच इज ड्रग्स फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। इसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कॉन्स्टिपेशन में कौन सी ड्रग्स यूज होती है, डायरिया में कौन सी होती है, और एक दो पे अगर शॉर्ट नोट आता है, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स क्या होते हैं, स्टिमुलेंट क्या होते हैं, एंटी मोटिलिटी क्या होते हैं, ड्रग्स फॉर डायरिया, एंटी सिक्रीटरी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, सो पहले हम करते हैं ड्रग्स फॉर कॉन्स्टिपेशन, ये ड्रग्स फॉर कॉन्स्टिपेशन है। ठीक है, इसमें आपके पास बल्क फॉर्मिंग, स्टूल सॉफ्टनर्स, ये क्लासिफिकेशन है विच यू विल हैव टू लर्न, स्टिमुलेंट, पर्गेटिव्स, ऑस्मोटिक,
क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर्स, ये शायद बुक में नहीं होगा इसलिए थोड़ा सा न्यू है, ठीक है। प्रोकाइनेटिक्स, ओपियोड एंटागोनिस्ट, ये सारे आपके बेसिकली ड्रग्स हैं विच आर यूज्ड फॉर कॉन्स्टिपेशन। तो फर्स्ट आते हैं बल्क फॉर्मिंग। बल्क फॉर्मिंग का मतलब क्या है, इन्होंने बल्क बनानी है, ठीक है। सो दे आर गोइंग टू इंक्रीज द वाटर कंटेंट इन द इंटेस्टाइन, ठीक है। सो दे फॉर्म्स बल्क ऑफ द फीसेस सो दैट इट इज, जैसे कॉन्स्टिपेशन में देयर इज लेस हार्ड स्टूल्स होते हैं, ड्राई स्टूल्स होते हैं, तो ये बल्क और वाटर कंटेंट लेके उसको बल्क कराएंगे एंड दे विल improve the तो जब वो बल्क बनेगा वो इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करता है एंड इट विल improve the or increase the peristalsis. That's how they are going to do. So they make semi-solid stools. They are lubricating also. And इनकी usually safe है because ये body में absorb नहीं होते, intestine में ही रहते हैं. But हाँ, because ये थोड़ा सा bulk form करते हैं तो हो सकता है patient को flatulence, bloating हो सकता है. That can be there. So you should be giving them with a lot of water because ये water absorb भी कर रहे हैं ना, तो dehydration हो जाता है, आपको पानी देना भी पड़ेगा ऊपर से. So ये बेस्ट तब होते हैं कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करनी है. एक बार कॉन्स्टिपेशन हो जाती है ना, तब ये इतने इफेक्टिव नहीं रहते. तो दे आर बेटर फॉर प्रिवेंशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन. और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, स्पेशली जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में कईयों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, कईयों को डायरिया रहता है, तो जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है उनके लिए ये अच्छे हैं. पाइल्स एंड फिशर्स है बिकॉज वहां पे स्ट्रेनिंग अलाउड नहीं है, ठीक है. पाइल्स है, वहां पे पेन होगी, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगी तो पेन होगी पासिंग स्टूल्स के टाइम पे. सो इसीलिए यहाँ पे हम सॉफ्ट स्टूल्स वाला ड्रग्स देंगे ताकि वो सॉफ्ट करे. तो दिस इज गोइंग टू डू दैट. अगेन सर्जरी हुई है किसी की, कोलोस्टमी, कोलन, ठीक है. सो वहां पे भी आपको चाहिए ऐसी ड्रग्स जो कि सॉफ्टर बना दें स्टूल्स को एंड इजी रिमूवल. सेम लाइंस पे आपके स्टूल सॉफ्टनर्स हैं. स्टूल सॉफ्टनर्स का भी यही काम है कि वो ज्यादा लिक्विड मतलब वाटर रिटेन कराते हैं इन द फीसेस में. दे हेल्प मिक्सिंग वाटर विद द फीसेस. नॉर्मली दे डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड्स. क्या मतलब होता है इसका, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स है, अब वाटर मॉलिक्यूल्स खुद से ज्यादा प्यार करते हैं रादर देन द सॉलिड. तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं, सरफेस टेंशन बड़ा होता है. तो ये क्या करेंगे, ये इनके सरफेस टेंशन को तोड़ देंगे, ठीक है. यहाँ पे लेट्स से, तो आप वाटर मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर, लेट्स से दिस ओनली, ठीक है, ऐसे ऐसे. तो दे डिक्रीज द सरफेस टेंशन एंड दे कैन नाउ इजिली मिक्स विद द पीसेस. So they decrease the surface tension in the fluids or in the water, and this now they can easily mix with the feces, and therefore again it becomes a softer stool. So same indications हैं कि अगर आपको कोई fissures हैं, किसी की सर्जरी हुई है, easily a patient can pass without straining too much, ठीक है. बट लॉन्ग टर्म यूज में प्रॉब्लम क्या होती है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस विटामिन्स भी कम कर सकते हैं, ठीक है. एंड दे कैन डैमेज द इंटेस्टाइनल वॉल. सो दैट इज विद लॉन्ग टर्म यूज, नॉट विद द शॉर्ट टर्म. सो लॉन्ग टर्म यूज में ये प्रॉब्लम्स आ सकती है. स्टूल सॉफ्टनर्स. स्टिमुलेंट पगेट. सो स्टिमुलेंट का मतलब क्या है, दे विल स्टिमुलेट द इंटेस्टाइन. जब इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट किया जाएगा, इंटेस्टाइन आपस जैसे स्टिमुलेट करेंगे, इंटेस्टाइन फटाफट पेरिस्टालसिस करेगा, मूवमेंट करेगा ताकि उसको बाहर धकेलेगा. सो दैट इज हाउ दे आर हेल्पफुल. So they act in the colon. जो पहले दो थे, जो they can act anywhere, small, large intestine, किसी में भी काम कर सकते हैं. They are usually stimulant. They act in the colon and they will stimulate peristalsis. As I said, they will irritate. वो ऐसे उसको छेड़ देंगे intestinal mucosa को और वो stimulate हो जाएगा और peristalsis increase करेगा. Also they inhibit the sodium and water absorption. मतलब ये अंदर ही रिटेन रहे, ये बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं करने होने देगा सोडियम को, वाटर को. इट विल बी रिटेन्ड इन द इंटेस्टाइन्स ओनली सो दैट द इट फॉर्म्स द स्टूल कंटेंट, ठीक है. तो ये तो इसलिए क्या होता है बॉडी में जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो सकते हैं बिकॉज ये रीअब्जॉर्ब बॉडी में होने नहीं देगा उनको, उनको स्टूल्स में रखेगा. so that can be one of the issues with this. और इसमें सेना है, कैस्टर ऑयल है, बिसाकोडाइल है, पाइकोसल्फेट, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रिपरेशंस है विच आर अवेलेबल, ठीक है. सो कैस्टर ऑयल यूजुअली प्रेफर नहीं करते कि काफी इरिगेटिव और काफी पगेटिव होता है, तो उसको रात को यूजुअली दिया जाता है एंड मॉर्निंग में पेशेंट आफ्टर फ्यू आवर्स दे कैन पास द स्टूल्स. सो बिकॉज इसमें दे डोंट अलाउ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इसीलिए सम इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस रह सकते हैं इन द पेशेंट. और अगर टू मच स्टिमुलेशन हो गई इंटेस्टाइन की, it can result in diarrhea also. That is the problem. Then आ गया आपके osmotic lag. तो osmotic का मतलब क्या, osmosis. Osmosis is they will attract water. तो वो अपना water अपने पास जहाँ पे वो इंटेस्टाइन में होंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में जहाँ पे भी होंगे, वो water वहीं पे रखेंगे
और अगेन stools are going to become softer and they increase the intestinal motility. So more or less they are going doing the same thing. या वो bulk कर रहे हैं form, या वो intestine को stimulate कर रहे हैं, या water retain कर रहे हैं. So their role basically, इनका सबका काम यही है कि वो स्टूल को सॉफ्ट कर सकें, स्टूल में ज्यादा वाटर कंटेंट ऐड कर सकें, ड्राई ना रखें, बिकॉज दैट इज कॉजिंग कॉन्स्टिपेशन. तो वो इनका काम है, वो किसी ना किसी तरह अपना यही काम कर रहे हैं. तो इसमें जो लैक्टिलोज है बेसिकली हम ज्यादातर यूज करते हैं, इफ यू रिमेंबर, हम इसको हेपाटिक एनकेफेलोपैथी के लिए यूज करते हैं. ठीक है, नॉट फॉर दिस, बिकॉज ये अमोनिया जो होता है, अमोनिया को बढ़ने नहीं देता. हेपाटिक एनकेफेलोपैथी में बेसिकली क्या होता है, जो आपका लिवर है, लिवर इज गोइंग टू डिटॉक्सिफाई अमोनिया इनटू अमोनियम. बट प्रॉब्लम होती है जिनको हेपाटिक फेलियर है, तो वो अमोनिया को कन्वर्ट नहीं कर पाते अमोनियम आयंस में, तो उनकी बॉडी में अमोनिया राइज होता है और ये अमोनिया फिर ब्रेन में चला जाता है, विच कैन लीड टू कोमा. So what to do now? So you need to convert this ammonia into ammonium ions. So lactulose देते हैं, so it binds to ammonia, it doesn't and it doesn't let it rise. ठीक है, और फिर उसको ammonium ions में convert कर देता है, and that is easily excretable. So that is why it is useful in hepatic encephalopathy. Glycerine is also used as rectal suppositories. So osmosis की वजह से ये laxative effect है. ठीक है, सो नाम से इनका मैकेनिज्म पता लग जाता है. बल्क फॉर्म करता है, स्टूल सॉफन मींस फ्लूइड इंक्रीज करना है, स्टिमुलेंट मीन इंटेस्टाइन को उन्होंने स्टिमुलेट करना है, ऑस्मोटिक लैक्स मतलब ऑस्मोसिस करनी है, दैट्स हाउ दे बिकम लैक्सेटिव. सो अगर आपको नाम का मैकेनिज्म पता है, यू कैन इजिली राइट देयर मैकेनिज्म्स. अब ये जो क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर्स है, इसको मैंने लिखा है, सो ये आप यहाँ से देख लो, बिकॉज ये शायद बुक्स में ना हो. इनके ये ड्रग्स हैं, न्यूअर ड्रग्स हैं, ल्यूबिप्रोस्टोन, लिनाक्लोटाइड, प्लीकेनाटाइड. नाउ आपके जो जीआईटी में ना चैनल्स होते हैं, तो ये इंटेस्टाइन है, यहाँ पे क्लोराइड चैनल्स होते हैं. तो ये क्या करते हैं, ये क्लोराइड चैनल्स को स्टिमुलेट करते हैं ताकि क्लोराइड सिक्रीट हो जाए इन द इंटेस्टाइन. तो जब क्लोराइड आयन सिक्रीट होता है, साथ में सोडियम आयन भी चला जाता है. ठीक है, सोडियम आयन आता है बिकॉज क्लोराइड अब नेगेटिव नेगेटिव कर रहा है यहाँ पर क्रिएट. अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम आयन भी जाएगा, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए. सोडियम अपने साथ वाटर भी लेकर जाएगा, सोडियम और वाटर बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, जहां सोडियम आता है वाटर चला जाता है, तो सोडियम भी जाएगा, वाटर भी जाएगा. तो अगेन क्या हो रहा है आपका, बेसिकली they are going to increase the water content or of the intestinal contents. ठीक है, तो वाटर बढ़ा रहे हैं वहां पे, तो ये इसका मेन रोल है. तो जाता ये क्लोराइड को करता है स्टिमुलेट, ये सीधा सीधा नहीं करेगा. क्लोराइड को जब जाएगा, क्लोराइड चला जाएगा ल्यूमेन के अंदर, तो न्यूट्रलाइज पीएच को करने के लिए सोडियम भी साथ में चला जाएगा क्लोराइड के लिए, उसका वाटर भी चला जाएगा, और द कॉन्टेंट्स आर मेड मच मोर सॉफ्टर एंड दे विल इंक्रीज द ट्रांजिट. मतलब जितना बल्क, अगेन दोबारा दे आर इंक्रीजिंग द the bulk, but then they are stimulating the intestine and colonic transit बढ़ जाता है. जितना बल्कि होगा उतना फटाफट जाएगा. तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं. गैस स्लो हो जाता है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग कैन बी डिलेड, ज्यादा दे दिया, और ओवर यूज कैन लीड टू डायरिया एटसेट्रा. देन जो लिनाक्लोटाइड, प्लिकेनाटाइड, ठीक है, इसका क्या फर्क है कि ये जो ल्यूबिप्रोस्टोन था, ये डायरेक्टली क्लोराइड चैनल्स को एक्टिवेट करते हैं, वायर जो निलैक्लोटाइड और प्लिकेनाटाइड है, ये गुआनाइलेट साइक्लेज को इंक्रीज करते हैं. ठीक है, और वो साइक्लिक जीएमपी बढ़ाता है, और ये इनडायरेक्टली साइक्लिक जीएमपी इसको स्टिमुलेट करता है. मतलब ये इनडायरेक्ट एक्शन कर रहे हैं. सो दे स्टिमुलेट, और यू कैन से दैट दे इंक्रीज द साइक्लिक जीएमपी विच इन टर्न स्टिमुलेट्स द क्लोराइड आयंस चैनल्स. ठीक है, काम वही है, क्लोराइड आयन ही लेके जाना है. एक ने डायरेक्टली क्लोराइड चैनल को स्टिमुलेट कर दिया, एक ने इनडायरेक्टली थ्रू साइक्लिक जीएमपी उसको स्टिमुलेट किया. दैट इज ऑल, नथिंग एल्स. तो क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर्स, अगेन यू कैन यूज इट फॉर क्रॉनिक, जिसको कॉन्स्टिपेशन है, इवन ओपियोइड कॉन्स्टिपेशन में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसमें कॉन्स्टिपेशन, डायरिया नहीं, जिसमें कॉन्स्टिपेशन इज अ मेन प्रॉब्लम, वहां पे हम इसको यूज करते हैं. तो ये आपके क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर्स हो गए. प्रोकाइनेटिक्स, हम प्रोकाइनेटिक्स क्या है, दे आर गोइंग टू इंक्रीज द propulsive movements of the intestine. So that is what you want. आप propulsion चाहते हो कि फटाफट आगे जो मटेरियल है वो आगे जाए. That is the use. So they are used in IBS with constipation. Then we have opioids. If you remember, हमने opioids किए थे, वहां पे centrally acting है, peripherally acting है. Now opioids क्या करते हैं, उनका साइड इफेक्ट है constipation. तो अगर opioid की वजह से constipation होती है, आप क्या दोगे, ऐसी ड्रग्स जो opioid के रिसेप्टर्स को पेरिफेरी में ब्लॉक करेंगे, बिकॉज constipation peripheral इफेक्ट है. तो ये जो ड्रग्स हैं,
ये ओपियोइड एंटेगोनिस्ट है, बट ये पेरिफेरी में ही एक्ट करते हैं। ये मतलब ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करते हैं। तो ओपियोइड का कोई भी इफेक्ट जो है सेंट्रली नहीं आएगा, ये सिर्फ पेरिफेरी में आएगा। तो जो भी ओपियोइड रिसेप्टर्स, म्यू रिसेप्टर्स इन द पेरिफेरी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्स्टिपेशन। सो अगर ओपियोइड्स की वजह से किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो आप ओपियोइड एंटागोनिस्ट दो जो कि ओनली पेरिफेरी में एक्ट करते हैं। तो दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू ट्रीट द ओपियोइड इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, सो दीज आर योर ड्रग्स विच आर बेसिकली इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। देन उल्टा है ड्रग्स फॉर डायरिया। सो डायरिया के लिए अगर इन्फेक्टिव डायरिया है, कोई इन्फेक्शन है, देन आप एंटी माइक्रोबियल्स यूज करोगे। अगर नॉन इन्फेक्टिव है तो आप बाकी ड्रग्स यूज कर सकते हो। ठीक है, नॉन इन्फेक्टिव में या बाकी, अगर इन्फेक्टिव में आप ना यूजली बाकी हम बाद में यूज करते हैं। आप यू शुड नॉट स्टॉप द इन्फेक्टिव डायरिया बिकॉज द टॉक्सिन्स रिमेन इनसाइड द बॉडी। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप देखो कि किस टाइप की डायरिया है या डिसेंट्री है, और उसकी तरह से आप ट्रीटमेंट का, जैसे अमीबिक डिसेंट्री का ट्रीटमेंट मेट्रोनिडाजोल है, बैक्टीरियल है तो आप एंटीबैक्टीरियल्स दोगे। दैट इज हाउ यू डू दिस। So antimicrobials, depending on what kind of microbe is there, what is the infection due to, you give the drugs. Fluoroquinolones, rifaximin, metronidazole can be given according to what is the agent causing that diarrhea. Anti-secretory drugs are the ones which are going to decrease the secretions, उन्होंने कम करनी है basically. So सबसे पहले आपकी आ गई रेसिकाडोट्रिल। इस पे एक बार शॉर्ट नोट आया, पता नहीं अब बहुत शॉर्ट नोट सब आते नहीं है, पर once there was a very short note on this. What is रेसिकाडोट्रिल? So रेसिकाडोट्रिल is a pro-drug. It gets converted into active form which is thioorphan, और ये करती है inhibit एक enzyme enkephalinase. What is this enzyme enkephalinase? It is responsible for metabolism enkephalins. Enkephalins क्या हैं आपके? What are they? They are present in the body. So these are your endogenous opioids. ठीक है, एनकेफ्लिन्स क्या है आपके? एंडोजिनस ओपियोइड्स। अब एंडोजिनस ओपियोइड्स का क्या काम है? ओपियोइड्स का जीआईटी के साथ क्या लेना देना? ओपियोइड्स क्या करते हैं? दे कॉज कॉन्स्टिपेशन। तो अगर आपने इनकी मेटाबॉलिज्म रोक दी, ठीक है, तो ये लेवल बढ़ जाएगा बॉडी में, और ये पेरिफेरी में म्यू रिसेप्टर्स पे जाएंगे और क्या करेंगे? कॉन्स्टिपेशन कॉज करेंगे। एंड दैट इज द ट्रीटमेंट फॉर डायरिया। सो दिस इज हाउ दे वर्क। दे यूज्ड फॉर अक्यूट डायरिया। जब आपने फटाफट रोकना है इसको, तो दे इंक्रीज द कंटेंट ऑफ जो एंडोजेनस ओपियोइड्स हैं, बिकॉज हमें पता है कि ओपियोइड्स कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं, बट एनकेफ्लिन फटाफट मेटाबलाइज हो जाते हैं आपके जो एंडोजेनस वाले होते हैं। तो उसको हमने मेटाबलाइज होने से रोकना है ताकि एनकेफ्लिन बॉडी में बढ़ जाए और वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करें। सिमिलरली कोलिनर्जिक एक्टिविटी हमेशा हमारा कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ाती है, इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शंस, तो उसको हमने ऑपोजिट कर दो, एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी। कोलिनर्जिक में सारी सिक्रीशंस बढ़ती है, एंटी कोलिनर्जिक में सिक्रीशंस कम हो जाती हैं, तो इसलिए यू कैन यूज इन ड्रग इंड्यूस्ड डायरिया। ऑक्ट्रियोटाइड, ऑक्ट्रियोटाइड इज अ सोमैटोस्टेटिन एनालॉग। ठीक है, ये हम उसमें एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ते हैं। जो सोमैटोस्टेटिन्स हैं उनका वन ऑफ द इफेक्ट इज दे इनहिबिट मेनी काइंड्स ऑफ जीआई सिक्रीशंस। तो बहुत सारे जीआईटी के सिक्रीशंस को वो इनहिबिट करते हैं। जब ऑक्ट्रियोटाइड आप बाहर से देते हो तो ये जीआई जितने भी सिक्रीशंस हैं उनको इनहिबिट करेंगे। तो जितने भी डायरियाज हैं बेसिकली ट्यूमर इंड्यूस्ड डायरियाज, और बिकॉज डायबिटिक कई बार जो डायरियाज हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द सिक्रीशंस। तो वो सिक्रीशंस ये कम करेंगे, इसलिए डायरिया कम हो जाएगा। बिस्मथ सॉल्ट, बिस्मथ सब सैलिसेट, सैलिसिलेट, तो इनके दो इफेक्ट्स हैं। दे आर एंटी सिक्रीटरी एंड दे ऑल्सो आर एंटी इंफ्लेमेटरी। इनके दो रोल्स हैं। व्हाट दे डू? दे इनहिबिट द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस बिकॉज प्रोस्टाग्लैंडिन causes the inflammation and increase in the GI motility. तो प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज करती है, आपने प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर दिया, तो आपकी जो सिक्रीशन वगैरह है, हाइपोमोटिलिटी, सब कुछ कम हो जाती है। तो अगेन दे आर एंटी सिक्रीटरी, वन ऑफ द मेजर रोल। क्लोनिडीन, क्लोनिडीन का हम यूज किया था, दैट कैन बी यूज्ड इन डायबिटिक डायरिया बिकॉज डायबिटिक डायरिया बेसिकली ऑटोनॉमिक, इसमें ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होती है। सो दीज आर अल्फा 2 एगोनिस्ट। ना ये मैंने रीजन दिया है, व्हाट इज द रोल ऑफ अल्फा 2 रिसेप्टर्स इन द जीआईटी। अगर अल्फा 2 रिसेप्टर्स जीआईटी में स्टिमुलेट होते हैं, दे डिक्रीज द स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, दे रिड्यूस द मोटिलिटी
and they also decrease the secretions of fluids and electrolytes. So what you do, they are going to stimulate clonidine, stimulate करता है alpha 2 receptors को. So this is how it is going to work. It inhibits the secretion of fluids and electrolytes, but you must know the alpha 2 receptors का role in the GIT. तो ये explanation है. So basically जितनी भी ये सारी drugs हैं, they are anti-secretory. नाम ही है इनका anti-secretory because they are going to decrease the secretions by some way or the other. So resicadotril enkephalins को बढ़ाएगी. Anticholinergic basically क्या करते हैं? Usually they are going to decrease the secretions and that's how they are used in the diarrhea as well as motility भी कम करते हैं, secretions भी कम करते हैं. Octreotide, again they are going to inhibit the GI secretions. Bismuth salt again anti-secretory but वो prostaglandin को target करते हैं. Clonidine alpha receptor को target करते हैं. They are also decreasing the GI secretions. फिर है एंटी मोटिलिटी. अब ये मोशन को, जो मोटिलिटी ऑफ द इंटेस्टाइन उसको कम कर रहे हैं. वो एंटी सिक्रेटरी थे, ये एंटी मोटिलिटी है. इसमें आपके बेस्ट क्या है? ओपियोइड्स हमें पता है वो कॉन्स्टिपेशन करते हैं, ठीक है. सो दे डिक्रीज द जीआई मोटिलिटी. तो इसमें कौन सी ड्रग देंगे? जिनका सेंट्रल एक्शन ना हो, ठीक है. सो वी हैव डाइफेनॉक्सिलेट, लोपेरामाइड, कोडीन फॉस्फेट. तो ये वाली ड्रग्स हैं जो कि हम एंटी मोटिलिटी ड्रग्स देते हैं. तो दे आर मोशन को ये पेरिफेरी में ही एक्ट करती हैं. दे डोंट हैव अ सेंट्रल एक्शन, इसलिए हम इनको यूज करते हैं. देन हमारे पास ईसबगोल जैसा आता है, ईसबगुला. तो ये ऐसी ड्रग है जो कि कॉन्स्टिपेशन में भी लोग यूज करते हैं, डायरिया में भी यूज करते हैं, ठीक है. सो दे आर एब्जॉर्बेंट्स, सो दैट्स व्हाई दे कैन बी यूज्ड इन बोथ. प्रोबायोटिक्स हमारा गुड बैक्टीरिया बढ़ाते हैं. सो दे आर इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ दिस गुड बैक्टीरिया व्हिच कैन हेल्प improve the gut motility. Or too much fluid loss in the body, then what do you do? First thing you say, go and get ORS. So ORS is again a treatment modality. So you provide all the electrolytes and glucose is providing energy. So ORS is another way for mild to moderate. Even zinc आजकल हम कहते हैं zinc syrups है, zinc suspensions है, you can have that. Then we have chloride channel inhibitors. उल्टा हमने कॉन्स्टिपेशन में क्लोराइड चैनल स्टिमुलेटर्स और एक्टिवेटर्स दिए थे. अगर आप उन क्लोराइड चैनल को इनहिबिट करोगे, देयर इज अ ड्रग, न्यू ड्रग व्हिच इज कॉल्ड एज क्रोफेलेमर, ठीक है. तो ये क्लोराइड चैनल को इनहिबिट करेंगे, दे विल नॉट अलाउ द सिक्रीशंस टू अकर. उल्टा हो गया, ठीक है. सो दिस इज द क्लोराइड चैनल इनहिबिटर. सो ये होगी आपकी ड्रग्स फॉर डायरिया, ड्रग्स फॉर कॉन्स्टिपेशन, ड्रग्स फॉर डायरिया. ये लास्ट स्लाइड में हमने सिर्फ ड्रग्स फॉर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ये आप सिर्फ आपको ड्रग्स याद करनी है. बाय चांस अगर आप आता है कि व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ अल्सरेटिव इन क्रॉन्स, देन आई जस्ट टोल्ड यू कि आप कौन सी ड्रग्स दे सकते हो. ये आपको सिर्फ याद करनी है कि अगर इंडक्शन मतलब उसी टाइम अगर ट्रीट करना है पेशेंट को तो क्या दोगे, और जब पेशेंट हो गया ट्रीट उसके बाद आप ये ड्रग्स देते हो सो दैट उनको आगे दोबारा उसका फ्लेयर अप ना हो या रिमिशन ना हो. सो फॉर ट्रीटमेंट यू गिव लाइक इंडक्शन, and to prevent any further future relapse of the or remission maintain करने के लिए अगर relapse ना हो उसके लिए आप ये वाली drugs यूज कर सकते हो, ठीक है. अब इसमें एक थी जो ड्रग मैंने मेंशन यहाँ पे की है, सल्फासैलाजीन, बिकॉज बाकी हम मोस्टली ड्रग्स और कई जगह कवर सकते बिकॉज देयर आर स्टेरॉइड्स हैं, ठीक है. सो 5 ASAs हैं, तो ये हम सिर्फ सल्फासैलाजीन थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि हाउ डू दे एक्ट. सल्फासैलाजीन गेट्स ब्रोकन डाउन by this enzyme azoreductase into two components. One is 5-ASA and one is sulfapyridine. तो ये आपका RA में यूज होता है, ठीक है. ये हमने किया था रूमेटॉइड आर्थराइटिस में. और 5-ASA एब्जॉर्ब होके आपका इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में यूज होता है बिकॉज दे कंट्रोल द लोकल इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स. अब 5-ASA बाजार में वैसे भी मार्केट में मिलता है जिसका नाम है मीसैलाजीन. यू कैन गेट इट एज सच, ठीक है. ऑल सैलाजीन में 2 5-ASAs आपस में हैं. बैलसैलाजीन में एक 5-ASA, इट इज बाउंड टू अ कैरियर. तो ये सारे 5-ASAs ही हैं बट इन डिफरेंट फॉर्म्स. कहीं में 2 5-ASA अटैच्ड हैं, कहीं में एक 5-ASA अलग से अटैच्ड है. सल्फासैलाजीन 5-ASA जब बॉडी में आता है तब बनाता है, ठीक है. सो दीज आर ऑल डिफरेंट preparations available in the market. They work by the similar mechanism. They have a local anti-inflammatory action where they decrease the inflammatory products. ठीक है. So ये आपका हो गया this chapter of drugs for constipation and diarrhea. So ये usually ये chapter थोड़ा मतलब easy भी है
और ज्यादा इसमें सिर्फ याद करने वाला पोर्शन है कि कौन सी ड्रग्स कॉन्स्टिपेशन के लिए, कौन सी ड्रग डायरिया के लिए, एंड लास्ट में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। जस्ट हैव अ लुक कि कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं, एंड देन यू कैन राइट कि उनको, बिकॉज हमें इन्फ्लेमेशन कम करनी है, सो एंटी इन्फ्लेमेटरीज आ गए मेनली यहाँ पे, स्टेरॉइड्स आते हैं, ये वाली ड्रग्स आती हैं जो इन्फ्लेमेशन कम करती हैं, प्लस यू कैन यूज द TNF अल्फा इनहिबिटर्स। ठीक है, सो एनी डाउट अभी ये इन 2 चैप्टर्स में, लास्ट 2 चैप्टर्स में, बिकॉज वी फिनिश विद द फार्माकोलॉजी टुडे। कोई अगर इशू, कोई डाउट है इसमें? एक सेकेंड, नो, वेरी गुड, ठीक है, चलो परफेक्ट है। सो आई थिंक दिस इज एन इजी वन, एंड ये आप आराम से कर पाओगे, दिस नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, चलो ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। सो यस, लास्ट क्लास, कोई बात नहीं, यू कैन ऑलवेज आस्क द डाउट्स। हमारा फार्मा टुडे वी फिनिश्ड आफ्टर 1 month। ठीक है, सो आई होप यू विल मेक द बेस्ट यूज ऑफ दीज लेक्चर्स। ठीक है, वेलकम, वेलकम सो मच, एंड थैंक यू फॉर बीइंग सच अ diligent एंड डेडिकेटेड स्टूडेंट। ठीक है, आई एम श्योर दैट सब कुछ ठीक होगा। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस। ठीक है, एनी एनी प्रॉब्लम्स लेटर ऑन आप बता सकते हो मुझे। ठीक है, चलो, ऑल राइट, ओके ओके, टेक केयर।